खुदावंद के पुरफजल अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट किज़र आकाश। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की हेल्थ इश्यूज़ पे, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को दूध से लेके पैम्पर तक बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे बेहतर से बेहतर नशोनुमा पाएँ और उनकी ग्रोथ में किसी किस्म की रुकावट ना आए, उनको हेल्दी लाइफ मिले और वो अपनी नशोनुमा में, वो अपनी लाइफ में ऐसे बढ़ते चले जाएं। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो पेरेंट्स ने हमसे किए हैं। आज हम उन सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब देंगे और आई होप कि आप उन सारे क्वेश्चंस को जब सुनेंगे आप उनको अपने बच्चों की हेल्थ के लिए उनको मद्देनज़र रखेंगे कि किस तरह से हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर लाइफ दे सकें। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक डॉक्टर हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। जब आप उनकी इन सारे बातों को, गुफ्तगू को सुनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बातों को सीख सकेंगे। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इब्राहिम साजिद जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। वेलकम टू द शो भाई। थैंक यू गिज़ल फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। थैंक यू सो मच कि आज आप यहाँ पर आए हैं। हम जानते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, आप काफ़ी टफ़ ड्यूटीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आज आप यहाँ पर आए ताकि आप अपनी जो कम्युनिटी है उनको बेहतर तौर पर गाइड कर सकें, पेरेंट्स को बेहतर तौर पर बता सकें। थैंक यू सो मच। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने देखा कि बहुत अच्छा आपने एक वीडियो जो आपका आया है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कि बच्चे की ज़िंदगी के जो पहले 1000 दिन हैं वो क्यों अहमियत रखते हैं या क्यों इम्पोर्टेड हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये हमारी जो न्यू जनरेशन पेरेंट्स हैं उनको ये बात जो है वो बेहतर तौर पर सुन। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसको एड्रेस करूँ कि पहले दिन 1000 दिन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहले 1000 दिन को मैं पहले डिफ़ाइन करता हूँ कि बच्चे की ज़िंदगी के पहले 1000 दिन होते हैं जो उसकी जब माँ कंसीव करती है, जब हमल ठहरता है, उससे लेके जो दूसरी सालगिरह होती है वो 1000 दिन होते हैं। तो ये नहीं होता कि पैदा होने के बाद के जो 3 साल है वो 1000 दिन में नहीं आते। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि जो 95% ब्रेन की ग्रोथ है वो इस टाइम पे पूरी हो जाती है। और अगर इस टाइम पे कोई भी बच्चे को फिजिकल ट्रॉमा होगा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा या किसी किस्म की इंसल्ट ब्रेन को मिलेगी तो इसका इम्पैक्ट आगे जाके पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे इंटेलिजेंट हों, आगे जाके स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो इस एरिया में अगर माइनर से भी बच्चे को कोई ऐसी CNS इंजरी या ब्रेन को इंजरी होगी तो इसका इम्पैक्ट उसकी जो है ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पड़ता है। मतलब आपको लगता तो होगा कि बच्चा नॉर्मल चल फिर रहा है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है एबिलिटीज़, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे को याददाश्त में प्रॉब्लम आ सकती है। तो बड़ा ज़रूरी है कि इस टाइम पीरियड में बच्चे की खुराक का ख्याल रखा जाए, बच्चे को किसी भी बीमारी को अगर हो तो उसके इनिशियली डायग्नोज किया जाए ताकि जो कॉम्प्लिकेशन उससे बचा जा सके। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात बताई। और आप मुझे ये बताएं कि बच्चे का जो दूध है आजकल बहुत ज़्यादा ये हमें सुनने को मिला है, मतलब डॉक्टर्स भी एडवाइज़ करते हैं कि बच्चों के लिए जो है वो मदर फीड तो है लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी फार्मूला दूध चले हैं। तो कौन सा ऐसा दूध है जो हमें 3 साल या 4 साल बेबीज पीते हैं, बच्चे पीते हैं, तो वही दूध जो है वो अच्छा, शुरू में एक चीज़ तो मैं क्लियर करूं कि जो माँ का दूध है उसका कोई नेमल बदल नहीं है। सबसे फर्स्ट इसमें तो पिलाना चाहिए माँ का दूध, लेकिन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि सिर्फ माँ का दूध है वो 6 माह जो इनिशियल 6 माह है उसमें माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। बिकॉज इवन उस टाइम पीरियड में आपको पानी भी बच्चे को पिलाना अलाउड नहीं होता, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ कंट्री में, मैं क्योंकि एक पेरीफ्री में भी काम किया हुआ है, उसमें हमने देखा है कि हमारे यहाँ मेलन्यूट्रिशन या ग़िज़ाइयत की किल्लत की सबसे बड़ी वजह जो है वो माँ का दूध नहीं पिलाया जाता। एक विशेष साइकिल में बच्चे चले जाते हैं, माँ का दूध नहीं पीते, उसकी रिप्लेसमेंट में गाय का या उसका बकरी का दूध दिया जाता है कई बार। मैं उसमें वापस आऊँगा दूसरे डब्बे वाले पे। तो जो एनिमल जो मिल्क दिया जाता है वो तो बिल्कुल नहीं ठीक होता बच्चे के लिए इनिशियली शुरू के दिनों में, बिकॉज अगर गाय का दूध देखा जाए तो उसमें आयरन की कमी होती है, तो मोस्टली वो बच्चे फिर आयरन डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं और फिर उनको ब्लड लगते हैं, ये सीक्वेंस चलता है, फिर उनकी ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, वो अपने कद पे नहीं पहुंच पाते, तो ये प्रॉब्लम उनके साथ रहती है। दूसरा जो बकरी का दूध पिलाते हैं, अगेन उसमें B12 की कमी होती है तो उनको भी प्रॉब्लम रहती है। जहाँ दूसरा डब्बे का क्वेश्चन आपने किया, तो ये
सर्टन लाइक वर्किंग विमेन है जो, उनके लिए ये एक रिप्लेसमेंट है, मतलब क्योंकि हर टाइम बच्चे के पास मौजूद नहीं हो सकती, तो उनके लिए एक रिप्लेसमेंट है कि आप उनको फार्मूला मिल्क दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके माँ का दूध देना चाहिए। तो फार्मूला फीड में अब ब्रांड्स के नाम तो अलाउड नहीं है, हम नहीं ले सकते कि ये वाला ब्रांड ले, लेकिन डॉक्टर से प्रेस्क्राइब आप करवा सकते हैं, लेकिन अब उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले कोशिश करें जितना हो सके माँ का दूध, उसके रिप्लेसमेंट में फिर सेकंड फार्मूलाज होते हैं, फार्मूला मिल्क भी ले सकते हैं। यानी बेसिकली मदर का जो फीड है वो सबसे बेस्ट है, वही हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि पेरेंट्स को, मदर्स को वही पिलाना चाहिए, चाहे किसी भी वो फील्ड में काम कर रहे हैं या कुछ भी, थोड़ा बहुत जो है वो मदर्स को ये काम करना ज़रूरी है उनके लिए। बिल्कुल। आजकल के जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, जो जब उनकी पैदाइश होती है तो वो उनको अमूमन, बल्कि मेरे भी दोनों बेबीज़ की जब ये पैदाइश हुई थी तो उनको ये जॉर्डन का मसला लाजमी हुआ था, तो इसकी क्या वजह है कि हर बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है? अच्छा, इसको मैं एड्रेस करूंगा कि जो इसको कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, यानी कि नॉर्मल जॉन्डिस होता है ये नॉर्मली पहले दिन पे कभी भी नहीं होता। अगर पहले दिन पैदाइश के उसी दिन ही अगर जॉन्डिस है तो ये पैथोलॉजिकल, ये बीमारी है, इसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। जो नॉर्मल जॉन्डिस है जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, उसकी टाइम पीरियड होता है वो सेकंड डे से 14वें दिन तक आता है, मतलब वो इसी में वो सबसिड करता है। दूसरे दिन शुरू होता है, फिर तीसरे चौथे दिन पीक पे जाता है और 14वें दिन पे खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें टाइम पीरियड में हमने देखना होता है कि उसकी कितना तेजी से वो बढ़ रहा है जॉन्डिस और उसका लेवल क्या है। समटाइम्स उसके टेस्ट करवाना पड़ जाता है, मतलब एसटीबी का टेस्ट हम कहते हैं, बिलीरुबिन का टेस्ट है, तो उसके लेवल को देख के अकॉर्डिंगली फिर बच्चे को फोटोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। ये कई बार बहुत ज्यादा जॉन्डिस का लेवल हो तो फिर हम उसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। और दूसरा जो घरों के लिहाज से इसकी अर्ली स्टेजेस में आप कर सकते हैं कि बच्चे को अर्ली सनशाइन जो है उसका भी रोल है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी एक बार ओपिनियन लेना डॉक्टर की ज़रूरी होता है, क्योंकि जॉन्डिस का लेवल अगर ब्रेन में रह जाए या उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाए तो वो कर्निकटेरिस कर सकता है, तो उससे भी बच्चों में फिर वो ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चों में फिर जहनी मजूरी का शिकार होने का खदशा बढ़ जाता है, तो इसको भी लाइट नहीं लेना चाहिए, चेक करवाना चाहिए। जी बिल्कुल। और आजकल हमने देखा है बल्कि बहुत ज़्यादा थोड़े बड़े बच्चे भी, छोटे बच्चों से लेके थोड़े बड़े जो बच्चे हैं लाइक 6-7, इनमें कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा, कैल्शियम की कमी, डायरेक्टली कैल्शियम की कमी नहीं होती, बेसिकली उसके पीछे हम देखें तो विटामिन डी की कमी होती है। बिकॉज अब कैल्शियम जितना मर्जी, अब दूध में कैल्शियम होता है, लेकिन अगर बच्चा विटामिन डी डेफिशिएंसी है उसमें विटामिन डी का लेवल कम है, तो अब जितना मर्जी उसको दूध पिलाएंगे उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, मतलब उसमें हड्डियों तक पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसमें विटामिन डी की रिप्लेसमेंट भी पहले तो नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे आपका अंडा जो है वो नेचुरल सोर्स है, लिवर जो कलेजी होती है वो नेचुरल सोर्स है इसका विटामिन डी का। तो उसकी तीसरा जो है ना, सन एक्सपोजर भी ज़रूरी होता है बच्चों में, ताकि वो बाहर खेल कूद भी करे। तो जो विटामिन डी का लेवल अगर मेंटेन होगा और साथ में फिर उसको दूध पिलाया जाएगा बच्चे को, तो उसकी फिर एब्जॉर्प्शन होगी। तो विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। तो अल्टीमेटली हम बेसिकली हम देख रहे होते हैं कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी के पीछे विटामिन डी का रोल होता है, तो बेसिकली उसकी कमी होती है बच्चों में ज़्यादा। जी, तो इनकी ये जो खुराक है, मतलब मीन्स जो अंडा है वो सबसे बेस्ट है। अंडा डेली हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। बॉयल या दूसरा हाफ फ्राई, वो डिपेंड करता है बच्चे के टेस्ट पे, उसको आप बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो बॉयल ही ले, उस पर उसको टेस्ट पे डिपेंड करता है। बच्चा अगर बॉयल लेना चाहे, बच्चा फ्राइड लेना चाहे, स्क्रैम्बल्ड, जैसे भी उसकी चॉइस है वो ले सकता है। जी, बेसिकली अंडा जो है वो कैल्शियम की कमी को, कैल्शियम भी है उसमें, विटामिन डी है, और दूसरा जो एग प्रोटीन है वो वाइट होता है, उसमें वो प्रोटीन होती है, तो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये बच्चों के लिए। जी जी बिल्कुल। और हमने देखा है कि काफ़ी बच्चों की आजकल ग्रोथ जो है वो सही तरह से नहीं हो रही और पेरेंट्स काफ़ी परेशान है इस बात के लिए भी। ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट कि पेरेंटल हाइट का हमें पता होना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर दोनों ही 4-4.5 फुट के हैं या 5 फुट के हैं, जितनी भी उनकी हाइट है, पेरेंटल हाइट के डिपेंड करता है उस पर बच्चे की ग्रोथ को, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा, अगर बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, जैसे मैं एवरेज हाइट आपको बताता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी 50 सेंटीमीटर हाइट होती है, 1 ईयर पे 75 हो जाती है सेंटीमीटर, 3 साल पे वो 2 साल पे 82 के करीब हो जाती है ना, और फिर उसके बाद 93 और 4 साल पे 100 सेंटीमीटर के करीब लेंथ होती है बच्चे की। तो इतनी ये नॉर्मली होती है। अगर ये इररिस्पेक्टिव वालदैन की हाइट की, मतलब वालदैन का कद जितना भी है, नॉर्मली जो शुरू के डेज होते हैं सब बच्चों की ग्रोथ इतनी होनी चाहिए। उसके बाद जो फैक्टर लगता है वो पेरेंट्स का लगता है, उसके बाद जो जेनेटिक है। और इस अर्ली जो ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो न्यूट्रिशन का रोल होता है। उसमें फैमिलियल काजेज कम होती हैं जो शुरू के दिनों में, जैसे ग्रोथ अगर बच्चा अगर 3 साल का बच्चा उसका कद छोटा रह रहा है तो मोस्टली वो उसमें सेकेंडरी काजेज ज़्यादा होती हैं, यानी कि हो सकता है बच्चे को ग़िज़ाइयत की कमी है, क्रोनिकली मैलनरिश्ड बच्चा है, शुरू से उसको खुराक जितनी उसको कैलोरीज चाहिए वो नहीं मिल रही, ये सबसे कॉमन रीज़न है। फिर कुछ
कुछ बीमारियां होती हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरत है, शॉर्ट सर्जरी की एक लंबी लिस्ट है, मतलब एंडोक्राइनल डिजीज हैं उसको भी उसमें वो काज बन सकती है इसकी ग्रोथ ना होने की। जी 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 डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा बताया। आप लोग ज़रूर ये सारी बातों को फॉलो करें, क्योंकि आपके बच्चों की जो हेल्थ है उसको आप लोगों ने ठीक करना है। आप लोग ही अपने बच्चों के लिए फ़ैसले ले सकते हैं और उनकी अच्छी से अच्छी नशोनुमा और उनकी केयर कर सकते हैं। तो बजाय कि आप लोग देसी टोटके शुरू कर दें, आप लोग डॉक्टर से मशवरा ज़रूर लें, क्योंकि आप डॉक्टर से मशवरा लेंगे तो काफ़ी हद तक आपके बच्चे जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। अब मुझे ये बताएं कि कुछ बच्चे उन्हें भूख नहीं लगती, पेरेंट्स उनके पीछे पीछे रहते हैं खाना लेके, लेकिन वो खाते नहीं हैं, तो इसकी क्या है एक वजह? मैं इसकी बताता हूँ। सबसे जो हमारे यहाँ कंट्री में, हमारे मुल्क में, जब मैंने पहले भी मैं बहुत ज़्यादा जहाँ भी जाता हूँ बताता हूँ कि हमारा हर तीसरा बच्चा, दूसरा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है जी। ठीक है, उसकी रीज़न अर्ली जो शुरू में देखा जाए कि फीडिंग जो हमारी प्रेफरेंसेस है वो आप शुरू में गाय का दूध दिया जाता है, उसके बाद फिर एक विशेष साइकिल इस तरह बनता है कि 6 माह तक तो बच्चे को माँ का दूध नहीं दिया जाता, दूसरे दिए जाते हैं, उसमें आयरन डेफिशिएंट होता है, तो उसमें आयरन मतलब आयरन की कमी होती है बच्चे को। उसके बाद फिर प्रॉपर वीनिंग का टाइम होता है 6 माह। 6 माह पे आपने बच्चे को जो ठोस गज़ा जिसमें दलिया, चावल, खिचड़ी, साबूदाना, ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा देनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर होता है वीनिंग नहीं की जाती, बच्चे को बिस्किट पकड़ा दिया जाता है, कुछ इस तरह की चीज़ें ताकि वो खेलता रहे और जो खा रहा है बच्चा, उसकी कैलोरीज शुरू में पूरी नहीं हो रही होती। जो बच्चा आयरन डेफिशिएंसी का शिकार होगा उसकी भूख खत्म हो जाती है, आप जितना मर्जी उसके सामने खुराक लेके जाएंगे वो नहीं लेगा, उसको अंडरलाइंग जो आयरन डेफिशिएंसी है जब तक वो ट्रीट नहीं होगी तो वो बच्चा, उसको भूख नहीं लगेगी। मोस्ट कॉमन काज ये है। और बाकी जो सेकेंडरी काज, जो बच्चे हेल्दी मतलब आपको लगता है कि वो ठीक है फूले हुए लेकिन फिर भी खा नहीं रहे, कुछ पेरेंट्स की भी होती है, वो होता है कि वो फैट इंटेक ज़्यादा ले रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे लेते हैं जैसे ये स्लांटी, पापड़, ये चीज़ें लेते हैं, जंक फूड है, इनमें जो ऑयल की क्वालिटी है वो गंदी होती है, वो बच्चों में गैस्ट्राइटिस करता है, मतलब मैदे की सोजिश हो जाती है जिससे बच्चे को कुछ खाने को फिर दिल नहीं करता। ठीक है ना, वो क्वालिटी ऑफ कैलोरीज तो माइट भी ज़्यादा ले रहा हो, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ फूड, जो गुड न्यूट्रिशन या बैलेंस डाइट है जिसमें आयरन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दूसरे भी चाहिए, वो नहीं मिलते, तो बच्चे का वेट गेन तो हो रहा होता है लेकिन बच्चा, उसको पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि खाता कम है खुराक। तो ये 2 रीजन है मेजर, एक आयरन डेफिशिएंसी, दूसरा जंक फूड। जी डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा गाइड किया कि हमें बच्चों की बेस जो है ना, जब उनकी पैदाइश होती तब से ही हमें उनकी एक तो दूध पे बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है कि मदर फीड जो है वो सबसे बेस्ट है और वो बहुत सी बीमारियों को जो है वो ख़त्म करता है, बहुत सी जो कैल्शियम की कमी है वो मदर फीड से जो पूरी हो जाती है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मदर्स फीड नहीं करवा सकती या कुछ हमारी मदर्स हैं जो काम करती, जॉब्स करती हैं, उस वजह से बच्चों को वो दूध नहीं पिला सकती, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि वो अपने बच्चों को अच्छी खुराक दें और ताकि उनकी जो कमी पेशी रहेगी या वो उस खुराक से पूरी हो जाए। आप मुझे ये बताएं कि अक्सर हमारे जो बच्चे हैं उनके पीछे भागना पड़ता, वो सोते नहीं हैं, तो बच्चों को कितने घंटे जो है सोना चाहिए? डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड, हर एज ग्रुप में डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न है तो उसमें ऑलमोस्ट 18 आवर्स, 16.5 से 18 घंटे होता है, उसके बाद फिर बतदरीज फिर जो है ना वो उसकी जो स्लीप की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। जैसे 2 इयर्स पे मैं बात करूँ तो 13-13.5 घंटे बनते हैं, 3-4 साल, 4 साल पे फिर वो 11.5-12 घंटे को करीब बनता है। तो 5 साल का जो बच्चा एवरेज उसको 11 घंटे सोना चाहिए, जिसमें उसकी 8 आवर्स की एक कंसेक्टिव स्लीप हो, उसके बाद फिर जो 3 आवर्स है उसके में नैप्स, 1 या 2 नैप्स होने चाहिए, मतलब दोपहर के टाइम ये टाइमिंग होनी चाहिए। और जो सोने की ना वजह जो बच्चे सोते नहीं है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो एक तो पेरेंट्स की रूटीन कैसी है, क्योंकि बच्चे ने आप उसको जितना मर्जी टीच करेंगे उसने फॉलो करना है वो जो देख रहा है। अगर जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं तो बच्चे ने ट्राई करना है वो करने की। घर का माहौल, अगर घर में लोग ज़्यादा देर तक जाग रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे भी उसको जो है ना मिमिक करते हैं। और दूसरी फिर स्क्रीन टाइम है बच्चों का, कि आप अगर स्क्रीन टाइम बच्चे को मोबाइल देते हैं या शाम के टाइम उसको टीवी दिखाते हैं ज़्यादा, तो वो एक उसके लिए स्टिमुलेशन का इफेक्ट होता है ना, बच्चे को स्टिमुलेट करता है, तो इससे भी बच्चे की नींद फिर कम होती है। जी बिल्कुल। और बच्चे जो आजकल मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इससे भी उनकी हेल्थ पे थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तो मोबाइल, जी बिल्कुल, मोबाइल का इस्तेमाल में पहले तो हम कहते थे कि मोबाइल जो है ना बच्चे को खेलने के लिए माँ दे देती थी, नज़म लगा के या पोएम लगा के या वैसे म्यूज़िक लगा के दे देना। लेकिन अब फॉर द लास्ट 10 ईयर स्टडीज़ हैं, इसमें सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स बच्चों में आ रहे हैं जिसमें बच्चे प्रॉपर तौर पर इंटरेक्ट ही करते, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। उससे पहले ये स्टडीज़ नहीं थी, तो इसने मोबाइल फ़ोन ने या स्क्रीन टाइम में ऑटिज़म के रिस्क को बढ़ा दिया हुआ है बच्चों में। ठीक है, जो बेसिकली वो तो एक जेनेटिक डिजीज़ है, लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल रोल होता है। तो इसमें मोबाइल फ़ोन का ये रोल है कि उसने ये कम्युनिकेशन जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं उसको बढ़ा दिया हुआ है।
बढ़ा दिया, और इससे बच्चों के माइंड पे, जहन पे भी थोड़ा असर पड़ रहा है। आदत में देखें, जिद्दीपन आ जाना, जिद्दी होना बच्चे का, दूसरा नॉर्मल इंटरेक्ट ना करना। आप बच्चे को बुला रहे हैं लेकिन बच्चा इधर उधर देखेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा। जैसे आप वैल्यूज बच्चे में ऐड करना चाहते हैं लेकिन उसमें उसको वो बेसिकली वो मोबाइल स्क्रीन को शुरू के दिनों में बच्चे में इतनी कॉग्निशन नहीं होती कि वो उसको डिफरेंशिएट कर पाए कि रियल वर्ड क्या है। तो वो स्क्रीन के टाइम को, उस कार्टून्स को वो रियल लेना शुरू कर देता है बच्चा। तो वो रियल वर्ड से और उसमें जो डिस्पैरिटी होती है ना, उस वजह से बच्चा खुद कन्फ्यूजन का शिकार होता है उन चीज़ों को। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें खुद, और इंस्टेड कि आप उसको मोबाइल पे बताएं कि ये इसमें नज़म लगा दी कि ये दरख्त है, टीचर बता रही है, आप खुद जाके किस दिन टाइम निकालें अपने बच्चों को, जाके बताएं कि ये दरख्त है, ये सेब है, ये कुर्सी है। तो आप खुद बच्चों को बताएं, इससे उनकी लर्निंग होगी, दूसरा उनके साथ, आपके साथ उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा बच्चों का। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर हम खुद बच्चों से टाइम स्पेंड करेंगे तो वो मोबाइल की दुनिया से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं 10-10 घंटे, इससे भी ज़्यादा जो है वो मोबाइल यूज़ करना शुरू हो गए हैं। तो ये बच्चों के जो है वो उनकी आदतें भी ख़राब हो रही, ज़िद्दीपन, और आपने बताया कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं और वो दूसरे काम नहीं करते, और ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा वो कमज़ोर भी हो जाते हैं, फ़ोन को यूज़ कर कर के लेटे रहते हैं, और उनकी जो सर्कुलेशन है घूमने फिरने की, चलने की, उसमें भी वो कमज़ोर हो जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। आज से पहले देखेंगे ना, शुरू में जब 90s के बच्चे होंगे, अर्ली 2000 के बच्चे होंगे, उनकी एक्टिविटी होती थी कि आना है स्कूल के बाद, फुटबॉल खेलना है या दोस्तों के साथ गली में खेलना है, क्रिकेट खेलनी है। आजकल के बच्चों में ये चीज़ नहीं पाई जाती है। और दूसरा मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि स्क्रीन टाइम का आपने जिक्र किया, स्क्रीन टाइम जो पहले 2 साल है इसमें 0 मिनट है जो रिकमेंडेड है। मतलब हमारे यहाँ होता है ना, 6-7 माह का बच्चा होता है, बैठना शुरू करता है तो हम साथ ही स्क्रीन लगा देते हैं और उसको विनिंग खाना शुरू कर देते हैं नज़म लगा के। तो फर्स्ट 2 इयर्स में स्क्रीन टाइम 0 है, उसके बाद फिर प्रोग्रेसिवली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते हैं। तो एवरेज स्क्रीन टाइम बच्चे का 1 घंटा या 2 घंटे होते हैं, इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए बच्चे को। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हमने देखा बच्चों में खून की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसकी क्या रीज़न है? खून की कमी के अगेन ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो शुरू से ही होता है। हम किसी भी चीज़, जैसे भी हमारे यहाँ बड़ों में बीमारी आती है ना, हम कहते हैं जी पहला चंगा भला से होने हो गया मसला। अभी मसला नहीं होता, इसके पीछे रीजंस होती हैं, बेस होती है। देखिए ना, शुरू में न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। खून की कमी की अगेन मैं मोस्ट कॉमन काज जो खून की कमी की, वो आयरन की कमी है। उसके बाद फिर B12, फोलिक एसिड है, B12 है, या दूसरी कुछ बीमारियाँ वो खून की कमी करती हैं। लेकिन जो 70 to 80% काज हैं वो आयरन की कमी है, फलाद की कमी है। तो फिर फलाद कहाँ से आना है? वो खुराक से आना है। शुरू में खुराक कमी होती है, वो एक साइकिल बन जाता है, खुराक, फलाद की कमी, भूख ना लगना, भूख नहीं लगती तो और कमी, फिर वो एक पीछे से फिर बच्चे को ब्लड लगवाया जाता है, तो फिर पेरेंट्स को लगता है ब्लड इसका हल है। तो वो मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी इसको 3 माह पहले ब्लड लगाया था, डॉक्टर साहब ब्लड लगाने से ठीक हो गया था। तो वो बेसिकली रूट काज को नहीं वो ट्रीट करना चाहते, वो चाहते हैं कि इसका ब्लड लगवाने से बच्चा थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया था, तो ये इसका हल है। तो रूट काज उसकी खुराक की कमी होती है, आयरन की कमी होती है। तो उसको एक रीज़न ये भी होती है, हमारे यहाँ बच्चे जो मट्टी खाते हैं या पाइका जिसको हम कहते हैं, ये दीवारों को चाटते हैं, तो वो बेसिकली उनके जो इंटेस्टाइन है या अंतड़ियाँ, उसमें जरासीमों को या कीड़ों जो है ना उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो जो पेट में कीड़े होते हैं वो भी आयरन की कमी का सबब बनते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर बच्चे में आयरन की कमी है तो पहले तो अगर इन्वेस्टिगेट किया जाए, अगर पेट में कीड़े हैं तो उसको ट्रीट किया जाए, देन फिर आयरन की जो थेरेपी है उसका प्रॉपर कोर्स, मोस्टली 3 माह का रिकमेंडेड होता है, तो वो पूरा कोर्स करना चाहिए फिर अगर डायग्नोज हो जाए तो। जी, पेट में कीड़े से याद आया कि कुछ बच्चे मट्टी बहुत ज़्यादा खाते हैं और इस वजह से इसकी लिंक मैंने इसी का आंसर मेरा ख्याल मैंने दे दिया है। अच्छा, क्योंकि वो ना इस वजह से बीमार भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये क्या एक मतलब क्यों इस तरह बच्चे मट्टी क्यों खाते हैं? पाइका होता है ना, एक हैबिचुअल होता है, दूसरा आयरन की कमी का इसके साथ रिलेशन होता है। जो बच्चों को खून की कमी होती है वो मट्टी खाने का उसके साथ रिलेशन होता है, वो खाते हैं। दूसरा इसमें फिर एक हैबिचुअल चीज़ भी होती है, बच्चों की हैबिट होती है, आप उसको नीचे करते हैं तो वो इसको हैबिट को ब्रेक करना होता है। दूसरा इसको जो पेट के कीड़े हैं इसको ठीक करना होता है। जी। आजकल हमने देखा है कि बच्चों में हैज़ा, डायरिया और उल्टियों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनको उल्टियाँ भी आ रही हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बच्चों में। तो ये क्या सीज़न की वजह से है या बच्चों के अंदर ये डेवलप हो रही है बीमारी? देखिए, इसमें सीज़न भी होता है, 2 चीज़ें मोस्टली आप देखेंगे, जब विंटर आ रहा होता है या विंटर जा रहा होता है तो रोटा वायरस का अटैक बहुत होता है। रोटा वायरस बच्चों में मोस्टली डायरिया करता है। दूसरी जो हमारे यहाँ होता है, ये तो रोटा वायरस बेसिकली एक जो है ना जिसको डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी रोटा वायरस की वजह से डायरिया बहुत कॉमन है विंटर में, स्पेशली सर्दियों में। लेकिन जो गर्मियों में या हमारे यहाँ जो कॉमन है वो हमारी पुअर हाइजीन की वजह से बच्चों में होता है। बाहर की चीज़ें, गोले खाने,
गंदा पानी पीना, तो कॉलेरा एक करता है, जो हैजा की बीमारी इसको कॉलेरा वो बच्चों को करता है। उसमें हमने देखा है उसमें क्रिटिकली बच्चे विद इन 24 आवर वो बच्चों की डेथ काज भी कर सकता है, क्योंकि इतनी सीवियर डिहाइड्रेशन कर देता है अगर कॉलेरा को प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए। तो उसमें रोल सिर्फ घर में इतना, मेरी रिक्वेस्ट है आज मैं आपके प्रोग्राम के तौर से बताना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ORS का देना बच्चे को, नमकोल देना। ठीक है, शुरू में अगर आप ये वेट कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स दी जाए बच्चे को, दवाई दी जाए, डॉक्टर के पास लेके जाना है, डॉक्टर्स के पहुंचने से पहले आपने घर में नमकोल देना बच्चे को। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। इवन क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो होगा उसको करेक्ट करेगा, और मोस्टली बच्चों की उल्टी तब तक ठीक हो चुकी होती है अगर आप नमकोल देते रहे बच्चों को। और इवन ये डेथ को प्रिवेंट करता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लाइट लेते हैं। नमकोल एक ऐसी साशे है, ये लाइफ सेविंग है बच्चों में। ज़बरदस्त जी, जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ बच्चे पीते नहीं हैं तो पेरेंट्स जो है वो उनको पिलाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को किसी ना किसी तरह उसका हल होता है कि फ्लेवर चेंज करें, डिफरेंट फ्लेवर्स के मिलते हैं, तो मोस्टली एक बच्चे को फ्लेवर नहीं पसंद तो दूसरा फ्लेवर पसंद आ ही जाता है। जी ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है कि अगर एक फ्लेवर नहीं है तो बच्चों को जो फ्लेवर पसंद है पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चों को कौन सा फ्लेवर पसंद है, तो आप वही फ्लेवर बच्चों को दें ताकि आपको भी मुश्किल ना हो और बच्चे को भी मुश्किल ना हो और वो जल्द ठीक हो जाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं जो क्वेश्चन करने वाली हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मदर्स के लिए ख़ास तौर पर कि काफ़ी बच्चे हैं जो रात को बिस्तर पर यूरिन करते हैं, और ये मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स के लिए भी, तो ऐसा क्यों है कि बच्चों को पता नहीं चलता? इसमें पहले तो डिफाइन करना है कि नॉर्मल कितना होता है यूरिन करना, कितनी एज पे बच्चे सीखते हैं, ये उनकी कॉग्निशन इतनी डेवलप हो जाती है कि वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसमें नॉर्मली ये 5 साल तक की बच्चे में 95% बच्चे जो अचीव कर लेते हैं अपना। कुछ बच्चे अर्ली भी कर लेते हैं, लेकिन अपर लिमिट जिस पे हम कहते हैं कि अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या अब इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है या अब इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, वो 5 साल अपर लिमिट। 5 ईयर्स से नीचे है तो उसको अब इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसमें मैं बताता चाहूँ उसकी जो इसकी अब रीज़न आपने पूछी है कि ये क्यों होता है। बेसिकली ब्रेन में जैसे हमारे मसल्स डेवलप करते हैं, कोई भी काम करते हैं ना तो उसकी वो चीज़ डेवलप कर जाती है। जैसे मसल्स को हम डेली यूज़ करेंगे तो वो डेवलप हो जाएंगे। इसी तरह ये ब्रेन में भी हमारा जो साइक होता है ना, ये दिमाग का हिस्सा होता है जो पेशाब को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स उसको आता है, वो दिमाग से कंट्रोल होता है। मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स की जब जो पार्ट है ब्रेन का, वो जब उसकी डेवलपमेंट नहीं बच्चे की प्रॉपर होती, जैसे कुछ बच्चों में आप कहते हैं ना कि बच्चा चलना लेट शुरू किया उसने, या उसकी जो डेवलपमेंट के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, तो कुछ बच्चों की ये जो मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स है वो बना नहीं होता, जल्दी बनता नहीं है, तो इस वजह से उनमें फिर ये होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका ऊपर से ब्रेन से कंट्रोल नहीं आ रहा होता। तो उसको एक तो टिप्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। उसमें नंबर 1 जो टिप है, पहले तो बीमारी को रूल, क्योंकि कुछ बीमारियाँ जैसे डायबिटीज़ बच्चों में होती है, वो पता नहीं माँ बाप को होता, कई बार अर्ली बच्चों में शुगर की बीमारी आती है, तो वो कई बार पेरेंट्स कहते हैं वैसे बिस्तर पे पेशाब का बिस्तर है, तो कई बार उसका शुगर की बीमारी होती है। दूसरा कुछ मसाने के मसले, ये बीमारियां को निकालने के बाद का मैं बता रहा हूँ, पहले डॉक्टर को चेक करवाना है, वो कमर का मायना करेंगे, ब्लडर को देखेंगे, कोई बीमारी या फिजिकल साइन उनको नहीं मिलता बीमारी का, तो फिर जो फिजियोलॉजिकल या जिसकी कोई काज नहीं मिलती, उसके लिए टिप है कि आपने बच्चे का फ्लूइड इंटेक है, जैसे यानी कि उसका दूध पीना है या पानी पीना है, आपने उसको मॉनिटर करना है, स्पेशली इवनिंग आवर्स में, शाम 6 बजे के बाद आपने उसको कम कर देना है, दूध उसका या पानी जो भी चीज़ आप दे रहे हैं उसको 6 बजे के बाद कम दें। 7 बजे तक, 6 से 7 तक आपने आधा ग्लास से ज़्यादा पानी या ये चीज़ नहीं देनी, एक फ्लूइड इंटेक करना है उसका कम। दूसरा, अपने बच्चे को जो सोने से पहले, एक तो पेरेंट्स के लिए जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ तो वो ना अलार्म्स होते हैं, वेट अलार्म्स उनको हम कहते हैं, वो बच्चे के पैम्पर के साथ लगा दिए जाते हैं। जो ही पैम्पर वेट होता है तो अलार्म बजता है, बच्चा उठ जाता है, फिर बच्चे को एम्बेरसमेंट होती है तो ब्रेन यूज़ होता है। मैंने कहा जो चीज़ यूज़ होगी वो डेवलप होना शुरू होगी, बच्चे को एम्बेरसमेंट होगी, वो उठेगा, उसके लगेगा मैंने ये क्या किया, फिर वो उसके लिए फिर वो उसका ब्रेन डेवलप करना शुरू कर देता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, हमारे यहाँ वो वेट अलार्म्स नहीं है, तो उसका हम फिर पेरेंट्स पर थोड़ी सी जिम्मेदारी डालते हैं कि वो खुद अलार्म लगाएं। पेरेंट्स हर 2-3 घंटे 3 घंटे का अलार्म लगाएं। माएँ मतलब जैसे ना रात को 9 बजे पेशाब करवा के सुलाएं, उसके बाद अलार्म लगाएं, 12 बजे का खुद उठें, उसको डेवलप करवाएं, उसको वॉशरूम में ले जाने की आदत डलवाएं। आप देखिएगा चंद हफ्तों में या महीने में जो 90% बच्चों के जो फिजियोलॉजिकल काज है वो ठीक हो जाएगी इससे, उनमें फिर वो जो ब्रेन का रिफ्लेक्स है वो बनना शुरू हो जाएगा। ये काज है। बाकी जो डिफरेंट काजेज हैं अगर ना ठीक हो तो फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं, फिर वो हम स्टार्ट करवाते हैं उसके लिए।
जी, आपने बहुत अच्छी तरह गाइड किया है कि हाँ, ये वाक़ई में हमें चाहिए कि अगर हमारे बच्चे इस तरह के हैं कि वो उनको नहीं पता चल रहा, तो हमें अलार्म लगाने की ज़रूरत है। और इस तरह हमें भी आदत पड़ जाएगी, हमें भी पता चल जाएगा कि ये टाइमिंग है बच्चों की, और बच्चों को भी आइडिया हो जाएगा कि हमने वॉशरूम में जाना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इफ्राहिम साजिद, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चंस के हमें आंसर दिए, गाइड किया, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ारी करती हूँ एक दफ़ा फिर कि आप यहाँ पर आए और आपने हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया। और आई होप कि जब सब पेरेंट्स इसको देखेंगे और उनको बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को या आप बच्चों के पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज पूरी कम्युनिटी के लिए ये है कि बच्चे हमारा फ्यूचर है। आपने इसमें कभी भी अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको अर्ली डायग्नोसिस की तरफ जाए, बिकॉज जब अर्ली डायग्नोसिस चीज़ें होती हैं तो उसका ट्रीटमेंट बेस्ट होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम है, कुछ भी होता है मसला, तो क्वैक्स के पास या उनके पास ना जाएं जो मतलब ऐसे अपनी दुकानें बना के बैठे हुए हैं। आपको हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं ताकि उसको अर्ली डायग्नोज हो और वो रूट काज को ट्रीट किया जाए। ताकि सिर्फ वो एक बात होती है कि ब्रशिंग करना, कि बस उसको जैसे हम कहते हैं ना कि कारपेट के नीचे चीज़ें रख देना और सफाई प्रॉपर ना करना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सिर्फ करते हैं लेकिन अंडरलाइंग काज को जो डायग्नोज नहीं करते। तो ये ज़रूरी है कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जाएं। और मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार फिर मैं कहूँगा कि सारी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं। आपकी जो मेल न्यूट्रिशन है, जितने भी खून की कमी है या ग़िज़ाइयत की कमी है, ये रूट काज यहाँ से शुरू हो जाता है। तो सारी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इफ्राहिम साजिद, बहुत अच्छा आपने गाइड किया मदर्स को। इसी के साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। देखते रहिए प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी विद कीज़ल आकाश, ओनली ऑन फजल टेलीविज़न। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।